तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 8 जून को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। चुनाव नतीजों के बाद CWC की यह है अहम बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में क्या हो कांग्रेस पार्टी की आगे की रणनीति, इसके बारे में चर्चा की जानी है। अब ये बैठक 8 जून को होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में चुनाव के नतीजों पर चर्चा की जाएगी। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कुमार विक्रांत जुड़ गए। कुमार, कांग्रेस पार्टी ने उम्मीद जो कर रही थी कांग्रेस पार्टी उसके मुताबिक प्रदर्शन किया है, जो उनका पहला प्रदर्शन था उससे बहुत बेहतर किया है, लेकिन यहाँ पर क्या समीक्षा भी होगी क्या, और यहाँ इस वर्किंग कमेटी के अहम मुद्दे हो सकते हैं जिनके इर्द गिर्द हो चर्चा? देखिए, मौजूदा राजनीतिक हालात जो हैं उसको लेकर के CWC की बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में निश्चित तौर पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी इन्होंने जो प्रचार किया इसको लेकर के एक प्रस्ताव पास किया जाएगा इनकी तारीफ में। और साथ ही साथ जो इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन किया है, बीजेपी को 272 के जो जादुई आंकड़ा उसके पहले रोक लिया है, उसको लेकर एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। और भविष्य में किस तरीके से जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं, जो गारंटियां की बात की अपने मैनिफेस्टो में, आगे आने वाले वक्त में कैसे आगे बढ़ना है, संसद में क्या भूमिका रहे कांग्रेस पार्टी की, इन सब बातों पर कांग्रेस की कार्यसमिति में बैठक में चर्चा होगी। जी, बहुत शुक्रिया कुमार विक्रांत इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात करते हैं इसके बाद महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। अजीत पवार को लग सकता है बड़ा झटका। एनसीपी के 12 विधायक शरद गुट के संपर्क में हैं, ये जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। एनसीपी शरद गुट में लौटना चाहते हैं ये विधायक। सुप्रिया सुले, रोहित पवार से चल रही है बातचीत। जयंत पाटिल का ये दावा कि कई विधायक संपर्क में हैं शरद पवार गुट के एनसीपी में। तो अब अजीत पवार के लिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर यह है कि विधायकों पर अजीत पवार गुट ने भी बयान दिया है। एनसीपी नेता सुनील तटकरे ने कहा है कि अजीत पवार के नेतृत्व में हम सब एक हैं, कोई एनसीपी विधायक कहीं नहीं जा रहा है, कहा है सुनील तटकरे ने। महाराष्ट्र में जिस तरह की हार अजीत पवार गुट की हुई है, उसके बाद चर्चाएं हो रही हैं लगातार। कोई जाने वाले नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सभी आमदार दादा के नेतृत्व के साथ, विश्वास के साथ वहाँ पे रहने वाले हैं। मैंने एक बयान बीच में दिया था, कई लोग वहाँ पे कांग्रेस के जाने के लिए तैयार हैं। सोनिया जी की वो अपॉइंटमेंट मांग रहे थे। मुझे उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं है, जब मिलेगी तब आपके साथ बात करूँगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा के नेतृत्व पर पूरा भरोसा, विश्वास रखकर आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो जा रही है। तो महाराष्ट्र में अजीत पवार के घर बड़ी बैठक हुई। अजीत पवार गुट के कई विधायक इसमें शामिल हुए, लेकिन शाम 5 बजे अब विधायक दल की मीटिंग होगी। अजीत पवार की आज एक और बड़ी बैठक है। शाम 5 बजे विधायक दल की मीटिंग होगी। आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि बहुत जल्द चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में। शाम 5 बजे ट्राइडेंट होटल में विधायक दल की ये मीटिंग होगी। हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, अजीत पवार गुट की जिस तरह की हार हुई है, आगे सामने चुनाव भी बहुत जल्द होने वाले हैं महाराष्ट्र में, ऐसे में विधायकों को साथ रखना, अपने साथ के जो लोग हैं उन्हें एकजुट रखना, ये क्या अब एक बड़ी चुनौती बन गई है अजीत पवार गुट के सामने? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगले 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चूंकि महाराष्ट्र में अगर सबसे ज्यादा किसी का खराब स्ट्राइक रेट रहा है, सबसे खराब प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी का रहा है, तो अजीत ग्रुप का रहा है। क्योंकि मात्र एक लोकसभा की सीट रायगढ़ से भी सुनील तटकरे खुद जीत कर आए हैं। बाकी जितने उम्मीदवार थे सब बुरी तरह से हार गए। यहाँ तक कि बारामती से सुनेत्रा पवार लड़ रही थी, जो कि अजीत पवार की पत्नी है सुप्रिया सुले के सामने, वो भी बड़ी मार्जिन से हार गई हैं। ऐसे में अब इस तरह की खबर आनी, और खुद एनसीपी के जो प्रदेश अध्यक्ष शरद पवार की पार्टी के जयंत पाटिल, वो खुलकर बयान दे रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त एनसीपी शरद पवार गुट में आना चाहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने उनसे सवाल पूछा था, उन्होंने तब स्पष्ट रूप से कहा कि बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन निर्णय नहीं हुआ है। 9 जून को पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें तमाम बड़े नेताओं से और शरद पवार से इस पूरे विषय पर चर्चा की जाएगी कि क्या उन नेताओं की घर वापसी दोबारा कराई जाए या नहीं कराई जाए। क्योंकि इस बात को लेकर जब तक विस्तार से चर्चा
चर्चा नहीं होगी तब तक उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर अजीत पवार की मुश्किल तो बढ़ने वाली है। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि आने वाले विधानसभा तक उन तमाम विधायकों को एकजुट रखे। हालांकि अजीत पवार पहले से सक्रिय हो गए थे, कल भी उन्होंने अपने लोगों से बात की थी, आज सुबह उन्होंने अपने घर पर लगभग 2 से 3 घंटे बैठक की और आज शाम को ट्राइडेंट में एक बार फिर से तमाम विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। ऐसे में विधायकों को एकजुट रख पाना अजीत पवार के लिए बहुत मुश्किल है आने वाले समय में। जी हाँ, तो मुश्किलें बहुत ज़्यादा अब सामने हैं और एक साथ रखना है अपने विधायकों को भी, आगे की तैयारी करनी है। बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए राजीव। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दिया है। अग्निवीर योजना पर मतदाताओं में गुस्सा है, स्वीकार किया है उन्होंने। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, यानी मांगे अब सामने रखी जा रही हैं। अग्निवीर योजना पर जेडीयू की तरफ से जेडीयू का ये कहना है कि ये एक योजना है जिस पर मतदाताओं में गुस्सा था, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, ये मांग बहुत पहले से रही है और उन मांगों को अब एक बार फिर सामने रखा जा रहा है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते विधि आयोग के अध्यक्ष श्री चौहान को मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख चुके हैं। हम इसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों या डिफरेंट सेक्ट्स हों, उनसे बातचीत करके इसका हल निकाला जाना चाहिए। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। बंटवारे के बाद बिहार की जो दुर्गति हुई है, जो पलायन हुआ है, जो बेरोजगारी है, जब तक उसको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं होगा, ये असमानता दूर नहीं होगी। और टीवी9 से बात की जेडीयू सांसद आलोक कुमार ने। विशेष राज्य के दर्जे की मांग बहुत पुरानी है, सरकार बनेगी, हम अपनी मांग भी रखेंगे। नीतीश और तेजस्वी के साथ आने पर यह कहा आलोक ने कि बेवजह भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो आलोक कुमार का कहना कि आरजेडी के साथ जाने की जो बातें हो रही हैं वो दरअसल भ्रम फैलाने की बात है, लेकिन अपनी मांग सामने रखेंगे। सर, अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है वो भी लगातार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ फ्लाइट में आए और उस तस्वीर को देखकर पूरी अटकलें लगी। कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की कोशिश है अपने खेमे में लेने की। अटकलें लगाने की कोई बात नहीं है, फ्लाइट है, टिकट इत्तेफाक है कि एक साथ एक फ्लाइट में लो आए। वो बिल्कुल भ्रम फैलाया जा रहा है कहीं ना कहीं देश में, पूरे देश में। ऐसी कोई बात नहीं है। एनडीए के साथ हम लोग हैं, हमारे नेता एनडीए के साथ हैं, हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे। सर, भ्रम बिल्कुल नहीं फैलाया जाए। आप सबसे भी गुजारिश है, साथ आना कोई गलत बात नहीं है। सर, बिहार के स्पेशल स्टेटस की डिमांड आपकी सबसे ऊपर रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी आप लोग ये मांग करते रहे हैं। ये मांग तो बिहार के लिए, बिहार के विकास के लिए तो बहुत दिनों से ये मांग चल रही है। मंत्रिमंडल बनने के बाद फिर जब सरकार बन जाएगी, गठन हो जाएगी, फिर देखा जाएगा। जेडीयू के सभी निर्वाचित सांसदों की कल बैठक होनी है। सुबह 9 बजे नीतीश कुमार के घर पर यह अहम बैठक होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो सभी निर्वाचित सांसदों की अहम बैठक नीतीश कुमार के घर पर कल सुबह, और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही आपको यह भी बता दें, इस बार एनडीए सरकार तो बन रही है, नीतीश और चिराग में क्या खींचतान भी है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार की 3 मंत्री पद की डिमांड है। तो क्यों ये कहा जा रहा है और किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि खींचतान है दोनों के बीच। इस बार एनडीए सरकार में नीतीश और चिराग में क्यों खींचतान है? नीतीश कुमार की 3 मंत्री पद की डिमांड है। रेलवे के अलावा 2 और अहम मंत्रालय जेडीयू चाहता है कि उसको दिए जाएं, लेकिन इसमें चिराग पासवान भी हैं और चिराग पासवान चाहते हैं कि रेल मंत्रालय उन्हें मिले। तो नीतीश और चिराग दोनों, जेडीयू के लिए भी और चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए रेल मंत्रालय चाहते हैं। रेलवे के लिए चिराग पासवान, जेडीयू में खींचतान हो रही है। चिराग पासवान भी चाहते हैं उन्हें 2 मंत्री पद मिले। चिराग पासवान बिहार में खुद के लिए भी अहम भूमिका चाहते हैं, यानी सिर्फ यही नहीं, वो चाहते हैं उनकी पार्टी के लिए अहम भूमिका प्रदेश में यानी बिहार में भी हो। जातीय जनगणना की डिमांड कर सकती है जेडीयू। जीतन राम मांझी ने भी मंत्री पद की मांग सामने रख दी है। तो जीतन राम मांझी की एक सीट है और उसके लिए भी वो मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। बिहार से बीजेपी कोटे के 1 या 2 सांसद ही बनेंगे मंत्री, ये फॉर्मूला अभी तक सामने आया है।
लेकिन जेडीयू कोटे से कौन बन सकता है केंद्रीय मंत्री, उसको लेकर क्या चर्चा है, किन नामों की चर्चा चल रही है, ये वो आपको बता देते हैं। चर्चा हो रही है लल्लन सिंह के नाम पर। ये कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह हो सकते हैं मंत्री। तो जेडीयू कोटे के ये लोग हैं जो मंत्री बन सकते हैं, इनके नाम पर चर्चा हो रही है और इसके जरिए जातिगत जो प्रतिनिधित्व है वो भी किया जा सकता है। लल्लन सिंह सवर्ण जाति से आते हैं, दिलेश्वर कामत दलित हैं और सुनील कुमार कुशवाहा जो ओबीसी हैं। ये 3 जेडीयू के जो नेता हैं वो मंत्री हो सकते हैं, केंद्रीय मंत्री इन्हें बनाया जा सकता है क्योंकि 3 जो मंत्री हैं वो जेडीयू कोटे से बनेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि चिराग सरकार गठन पर क्या कहा है चिराग पासवान ने। मंत्री पद के लिए उन्होंने ये कह दिया है कि हमारी कोई मांग नहीं है। तो साफ तौर पर कह तो ये रहे हैं कि कोई मांग नहीं है, लेकिन उम्मीदें उन्हें भी बहुत हैं। पीएम तय करेंगे कौन मंत्री बनेगा, ये भी कहा चिराग पासवान ने। हमारा लक्ष्य मोदी जी को पीएम बनाना था, वो हमने कर दिया। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं नहीं देते हैं। ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है। आशाओं को साधने के लिए एक विफल प्रयास संभवतः विपक्षी दल जरूर कर सकता है और करने का संभवतः वो प्रयास भी कर रहे होंगे क्योंकि इन लोगों के लिए नीति सिद्धांत मायने नहीं रखते। जनादेश का अपमान करने तक के लिए ये परहेज नहीं करते जब अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने की बात आती है। ऐसे में ये जनादेश पूर्णतः एनडीए के लिए है, एनडीए के पक्ष के लिए है। ये जनादेश मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। ऐसे में कोई भी घटक दल इस जनादेश का अपमान नहीं करेगा। मजबूती से हम सब प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। जल्द सरकार बनेगी और वो 5 साल मजबूती से सरकार चलेगी। अयोध्या में बीजेपी की हार पर बोले अखिलेश यादव। अयोध्या में बीजेपी ने गरीबों को उजाड़ा, बीजेपी ने गरीबों का घर छीना, ये कहा अखिलेश यादव ने। एनडीए सरकार बनने पर उन्होंने कहा है, ये बड़ा बयान दिया है, नंबर जिसके पास है वही शपथ लेगा। कि भारतीय जनता पार्टी और सीटें भी हार जाती है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी और भी सीटें हारती उत्तर प्रदेश में। आप जब अयोध्या का नाम ले रहे हैं, अयोध्या की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। अयोध्या की जनता का दुख दर्द आपने भी समय समय पर देखा होगा। उन्हें जो उम्मीद थी वहां की जनता को, जिस तरह के सरकार का कामकाज था, लोगों को मुआवजा नहीं दिया सही जमीन का, लोगों के साथ अन्याय किया, आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली। न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे, 100 साल से लोग रह रहे थे। ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी गाय भैंस के साथ, जानवरों के साथ 100 साल से रह रहे थे, आपने उन्हें उजाड़ दिया। अयोध्या से बीजेपी को हराने वाले अवधेश प्रसाद ने भी बड़ा बयान दिया है। बीजेपी ने भगवान राम के नाम पर देश को ठगा, कहा अवधेश प्रसाद ने। राम को लाने वाला नारा उल्टा पड़ गया। यह अयोध्या के लोगों की जीत है, कहना था अवधेश प्रसाद का। उन्होंने कहते थे भाजपा वाले कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन अयोध्या में उनको हार का सामना करना पड़ा। देखिए, राम को लाने वाले लोग नहीं हैं और राम तो बहुत पहले आए हैं। राम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, राम तो सभी के रोम रोम में है। तो इनका ये कहना, ये दावा पूरी तरह से झूठा है और साफ साफ जाहिर है कि ये बहुत ही खराब नारा था, खतरनाक नारा था और इनके लिए खतरनाक साबित हुआ। ये बताइए, ये जो जब प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में तो 400 पार इसी के बलबूते कहा गया कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इसी के बूते कहा गया, भाजपा ने कहा कि हम 400 पार जाएंगे। तो क्या लगता है आपको कि अयोध्या के लोगों ने, फैज़ाबाद के लोगों ने क्यों नकारा? क्या कारण रहा कि फैज़ाबाद काफ़ी अहम सीट थी और यहाँ पे सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी कि भारी मतों से जीतेंगे, उसके बाद जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस तरीके से ऐसा था कि इन्होंने अयोध्या के नाम पर देश को ठगने का काम किया, देश में भ्रम पैदा करने का काम किया और झूठ मूठ का प्रचार किया
कि हम राम को लाने वाले लोग हैं। राम को लाने वाले लोग नहीं, राम तो बहुत पहले अपने आप आए हैं। जी, और पूछिए। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि चूक कहाँ पर हो गई और आप लोगों ने ऐसी क्या रणनीति बनाई कि जनता ने बिल्कुल नकार दिया? जनता सर्वोपरि है, और कहाँ से चूक हुई है ये तो उन्हीं से जाकर पूछिए। आप और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू की गैर जरूरी मांगों पर नहीं झुकेगी बीजेपी। गठबंधन के नियमों के तहत ही काम करेगी बीजेपी। एनडीए के साथियों की संख्या बढ़ाने का प्लान है उनका। कई और छोटे दलों से संपर्क में है बीजेपी, यानी और सहयोगी जोड़ेगी। सभी सहयोगियों को साथ लेकर चलेगी बीजेपी, लेकिन गठबंधन धर्म का पालन करते हुए भी झुकेगी नहीं, ये भी कहा जा रहा है। एनडीए के साथियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी, यानी अपने कुनबे को और बढ़ाया जाएगा। कई और छोटे दलों के संपर्क में है बीजेपी, उन्हें साथ लाएंगे, एनडीए का कुनबा बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही जो बीजेपी का काम करने का तरीका रहा है उसी के तहत आगे बढ़ेगी। गैर जरूरी मांगों पर झुकेगी नहीं बीजेपी, ये भी उन्होंने साफ कर दिया है। तो इस वक्त जिस तरह से मांगे सामने रखी जा रही हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग सूत्रों के हवाले से अलग अलग तरह की मांग सामने आ रही है सहयोगी दलों की, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से सूत्र ये कह रहे हैं कि ये साफ किया जा रहा है कि बीजेपी भी झुकने वाली नहीं है। बीजेपी जिस तरह से काम करती रही है उसी तरह से काम करेगी, अपने आदर्शों पर झुकेगी नहीं, साथ ही कुनबा बढ़ाने के लिए भी काम करेगी, यानी और छोटे दलों के संपर्क में। हमारे साथ आनंद पांडे जुड़ गए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए। आनंद, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार अलग अलग जगह से, अलग अलग सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जेडीयू की ये मांग है, चिराग पासवान की अलग मांग है, जो छोटे छोटे दल हैं, जीतन राम मांझी भी अपने लिए कुछ मांग सामने रख रहे हैं। क्या बीजेपी में ये बात साफ है कि बीजेपी जिस तरह से काम करती रही है, सरकार जैसे काम करती रही है उसी तरह से काम करेंगे और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, बीजेपी के सूत्रों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वर्किंग स्टाइल है, इससे भली बात जेडीयू हो या फिर दूसरे सहयोगी दल है, वो अच्छी तरह परिचित है। कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सहयोगी है, सहयोगियों के साथ अन्याय नहीं किया। एनडीए मोदी 1 की सरकार हो, मोदी 2 की सरकार हो, बीजेपी ने अपने दम पे सरकार बनाई, बावजूद इसके जो सहयोगी दल थे उनको दरकिनार करने की बजाय उनको सरकार में, सत्ता में बराबर का हिस्सेदार बनाया और उनको पूरी उनको तवज्जो दी और इज्जत दी। और यही वजह है कि बीजेपी के सूत्र ये बता रहे हैं कि जैसे लगातार बयानबाजी हो रही है जेडीयू की तरफ से, उससे मैसेज ठीक नहीं जा रहा है जनता के अंदर, और जो भी अनावश्यक मांगे हैं बीजेपी उनके आगे नहीं झुकेगी। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी जो भी फैसला करेगी, मंत्रालयों की संख्या का मामला हो या पोर्टफोलियो का बंटवारा हो, उसमें जो है बीजेपी सहयोगियों की भावनाओं का, चिंताओं का ध्यान रखेगी और गठबंधन धर्म का पूरी तरह पालन करेगी। जी हाँ आनंद, लेकिन क्या जिस तरह से अभी तक बंटवारा होता रहा है, जो अहम मंत्रालय जिनकी हम बात सुन रहे हैं, लगातार मांग की जा रही है कि रेल मंत्रालय दे दिया जाए और उसको लेकर भी एक तरह की खींचतान है, या और बड़े मंत्रालयों की मांग अलग अलग सूत्रों से सामने आ रही है, क्या उसमें कोई भी बदलाव आ सकता है, कोई भी और गुंजाइश बन सकती है? क्योंकि अब जो घटक दल हैं वो भी समझ रहे हैं कि उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो इस समय बढ़ी है, उनके जो नंबर हैं वो अहमियत रखते हैं। बिल्कुल, मांग करने में कोई आपत्ति नहीं है। हर पार्टी जो है वो अपने लिए बेहतर मंत्रालय और बड़ा मंत्रालय मांगे, ये बात बीजेपी जानती है। तो ऐसे में अगर वो मांग कर रहे हैं तो उनकी मांग भी जायज है, लेकिन उस मांग को बीजेपी मानेगी ही ये अभी नहीं कह सकते, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि जो आपका संख्या बल है उसके हिसाब से और जो पिछले के जो प्रेसिडेंट्स रहे उसके हिसाब से फैसला किया जाएगा। अगर बीजेपी अगर रेल मंत्रालय पे हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तमाम मिनिस्ट्री, उनसे अगर बीजेपी ने लगातार 10 साल में काम किया, अपने पास रखा है, तो बीजेपी ये कतई नहीं चाहेगी उनको सहयोगियों को देकर उसको जो लगातार विकास की गति पकड़ी है उसको स्लो किया जाए। यही वजह है कि बीजेपी ने कहा कि जब जो एनडीए के जो बड़े नेताओं से बातचीत होगी तो ठीक है। आनंद आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि अगली खबर पर भी हम आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, पहले बड़ी खबर बता देते हैं। इस वक्त जो जानकारी आ रही है वो ये कि जो बड़ी खबर है कि 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शाम 6 बजे शपथ ग्रहण होगा 9 जून को। तो शपथ ग्रहण की तारीख और समय के बारे में जानकारी सामने आ रही है। नरेंद्र मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शाम 6 बजे होगा ये शपथ ग्रहण। आनंद, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? आनंद आप हमारे साथ हैं? आनंद हमारे साथ नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। यह भी बताया जा रहा है कि शाम 6 बजे 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। ये कहा जा रहा था पहले भी कि राष्ट्रपति भवन को 5 से 9 जून के तक के लिए बंद किया गया है, और अब जानकारी ये मिल रही है कि 9 जून को मोदी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। अहम बैठकें हो चुकी हैं एनडीए के सभी घटक दलों की।
लेकिन 9 जून को जो कार्यक्रम होगा शपथ ग्रहण का, उसमें कौन कौन मेहमान होंगे, किस किस को आमंत्रण दिया जाएगा, किस किस को बुलाया जाएगा इस शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए, तो देखिए वो आपको बता देते हैं। भूटान नरेश इसमें शिरकत कर सकते हैं। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण में मेहमान ये होंगे। राष्ट्रपति श्रीलंका के आएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री को बुलाया जाएगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को न्योता भेजा जाएगा और मॉरिशस के प्रधानमंत्री को भी बुलाया जाएगा। यानी भारत और भारत के आसपास के तमाम देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनको निमंत्रण भेजा जाएगा और उनको बुलाया जाएगा इस शपथ ग्रहण के लिए। 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण होगा। मोदी 3.0 का ये जानकारी मिल रही है। और अब एक बार फिर रुख करते हैं महाराष्ट्र से। एक बड़ी खबर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस पर महाराष्ट्र में हलचल है। शिंदे कैबिनेट में आ सकता है विशेष प्रस्ताव, ऐसी जानकारी मिल रही है। फडणवीस को कैबिनेट में रहने को कहा जाएगा। शाम 4 बजे सीएम एकनाथ शिंदे ने बैठक बुलाई है। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस्तीफे की पेशकश की गई थी और अब ये कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को कैबिनेट में रहने के लिए कहा जाएगा और इसको लेकर एक विशेष प्रस्ताव शिंदे कैबिनेट पास कर सकती है। शाम 4 बजे सीएम एकनाथ शिंदे ने यह अहम बैठक बुलाई है। लेकिन TV9 भारतवर्ष के साथ खास बातचीत में सचिन पायलट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भविष्य की संभावनाएं खुली हुई हैं। इंडिया सरकार के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव में हमने जी तोड़ मेहनत की है। 2014 और 2019 में मायूसी झेलने के बाद 2024 में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस बात को लेकर खुश हैं कि उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा छूने से रोक दिया। इसमें गांधी परिवार, खड़गे के बाद सबसे बड़ी भूमिका जिस नेता ने निभाई, जिसकी सबसे ज़्यादा कांग्रेस के बीच डिमांड रही, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, कांग्रेस के पायलट सचिन पायलट। सचिन जी, आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा डिमांड गांधी परिवार और खड़गे के बाद आपकी रही कैंपेन के लिए। तो जब आपको बुलाया जाता रहा कि सचिन आओ, तो पायलट साहब कहाँ कहाँ गए? नहीं, सबने मिलकर काम किया इसके अंदर। और चुनाव क्योंकि लंबा चला, 7 चरण का चुनाव था, तो कई नेताओं को मौका मिला पूरे देश में जाने का। और जहाँ जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार थे और मुझे और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार थे, और जहाँ जहाँ मुझे पार्टी ने निर्देशित किया और जहाँ डिमांड रही वहाँ मैं गया। और मुझे लगता है कि हम सब के जो सामूहिक प्रयास थे, जो मेहनत, जैसा आपने कहा, खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी, ताबड़ तोड़ मेहनत करी, रैलियाँ करी और जनता के बीच में उन मुद्दों को लेकर गए जो हमें लगता था ज़्यादा प्रासंगिक हैं। और आपने शुरू में कहा कि हम लोग खुश हैं, खुश नहीं हैं। हमें संतोष इस बात का है कि जो दावे किए गए थे वो धराशायी हुए हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा और तमाम नेता कह रहे हैं कि जितनी बीजेपी की सीटें आई हैं उतनी तो जितनी अकेले बीजेपी की सीटें आई हैं उतनी पूरे गठबंधन की भी नहीं आई। तो फिर किस बात पे आप लोग संतोष कर रहे हैं या खुश हो रहे हैं? शुरुआत करी थी भाजपा ने 303 सांसदों से चुनाव से पहले, और उस समय ये नहीं कहा था कि हम आपसे ज़्यादा लेकर आएंगे। कहा था 370 लेके आएंगे। सदन के पटन पे कहा 370 हम लेकर आएंगे, 400 पार, 300 पार, क्या क्या बातें बोली थी। तो हम कह रहे हैं कि जब चुनाव हम लड़ने गए उस समय आपका जो संख्या बल था और आपने जो दावे किए थे उससे बहुत पीछे रह गए ना। आपके 65-70 सांसद कम हुए हैं, आपका जो एक क्लेम था वो कम हुआ है, और लोगों ने आपके परफॉर्मेंस को, आपके इरादे, आपके वादों को देखकर आपका संख्या बल कम किया है। हम तो मात्र जो परिणाम आए हैं उसका विश्लेषण मैं कर रहा हूँ। सर, अगर आपकी बात करें तो सचिन पायलट ने सब जगह प्रचार किया। आपने कहा भी था कि अशोक गहलोत के बेटे जहाँ से चुनाव लड़ रहे थे वहाँ भी आप प्रचार करने जाएंगे, लेकिन आप गए नहीं। तो ये बात कही जा रही है कि राजस्थान में जो रिफ्ट है सचिन पायलट और गहलोत का, वो खत्म नहीं हुआ। कोई रिफ्ट ही नहीं। अगर रिफ्ट हमारे यहाँ दल में होता तो हमारी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है, हम लोग हरियाणा में आधी सीट जीते हैं, राजस्थान में लगभग आधी सीट जीते हैं, 11-12 सीट पे हम लोग जीत कर। लेकिन वैभव गहलोत हार गए। ठीक है, वो हार गए, वो अगली बार और मेहनत करेंगे। आप प्रचार करने भी नहीं गए? ऐसा नहीं था। देखिए, आप इसको बहुत वैसे ले रहे हैं। हम लोगों ने जहाँ मुझे कैंडिडेट्स ने कहा मैं वहाँ प्रचार करने गया, और हर व्यक्ति हर सीट पर पहुँच सके ये संभव भी नहीं है। लेकिन वो चुनाव अच्छा लड़े, मेहनत से लड़े, दुर्भाग्यवश वो नहीं जीत पाए। और आपको बुलाया नहीं क्या प्रचार करने के लिए उन्होंने? मैंने कहा ना, जहाँ जहाँ मुझे किसी कैंडिडेट ने बुलाया मैं वहाँ गया, और हम सभी लोग गए, मैं अकेले। यानी उन्होंने नहीं बुलाया? मैंने कहा ना, जिसने मुझे जहाँ बुलाया मैं वहाँ पर गया और पूरी ताकत से काम किया। आप लोग इसको वो एक एंगल देना चाह रहे हैं, मैं उसको गलत मानता हूँ, क्योंकि 540 सीटें हैं और हर स्टार कैंपेनर को पता नहीं कितनी जगह जाना पड़ता है। सर, जो बात कही गई कि 370 पार, 400 पार, अब वो आंकड़ा 250 के नीचे रह गया बीजेपी का अकेले की अगर बात करें, और कांग्रेस पार्टी 99 सीटों पर आ गई।
तो अब भविष्य कैसे देखते हैं? राहुल गांधी दोनों जगह से जीते हैं, क्या आपको लगता है कि लोकसभा में उनको नेता बनना चाहिए क्योंकि अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए? देखिए, सब समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा। हम तो चाह रहे हैं कि, और राहुल गांधी जी का योगदान रहा, आज का नहीं है, कई 2 साल 3 साल से जो लगातार मेहनत कर रहे थे, जो यात्रा उन्होंने निकाली है, मामूली बात नहीं है। आपको लगता है कि राहुल गांधी को एलओपी बनना चाहिए? देखिए, मेरे चाहने से कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी में आज जो ऊर्जा आई है उसका अधिकांश जो श्रेय है वो राहुल जी, प्रियंका जी की मेहनत को मैं देता हूं और खड़गे साहब के नेतृत्व को देता हूं। अब निर्णय उनको करना है कि क्या भूमिका में वो काम करेंगे। आज भी वो हमारी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने जो जिस मुस्तैदी से सरकार को चैलेंज करते रहे, देखिए तमाम जो सांसद जीत करके आए, जैसे माणिक टैगोर हैं, विपक्ष में बहुत से लोग हैं, लेकिन विपक्ष के नेताओं में सबसे पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री जी या सरकार को सदन के अंदर सदन के बाहर जो चुनौती देने का काम किया वो राहुल गांधी जी ने तो किया है। सर, तमाम आपके जो सांसद जीत के आए हैं, माणिक टैगोर जैसे, उनका कहना है कि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनना चाहिए। आपकी बार तो नंबर भी है, 2 बार से नंबर भी नहीं आ रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत कुछ बनना है, लेकिन वो निर्णय कब लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा वो पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर करता है। सर, आपकी अगर बात करें तो आप केंद्र की राजनीति में रहना पसंद करेंगे या राजस्थान? मेरी चॉइस, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि आपको मेन्यू दिखा दिया क्या खाना है, ऐसा थोड़ा ना होता है। राजनीति में जिसके जहाँ उपयोगिता होती है उसको वहाँ दायित्व दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है। और पिछले 20-25 सालों में जहाँ जहाँ मुझे काम करने को पार्टी ने कहा है, मैंने पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से काम किया है। और भविष्य में क्या पार्टी का नेतृत्व तय करता है, उसको पूरी ताकत से हम लोग काम करेंगे। सर, एक बड़ा टेक अवे है इस चुनाव का कि अयोध्या, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसको कैसे देखते हैं आप? ये भी एक आपने सही कहा। पब्लिक जो है, इस देश की जनता महान है, और जिस विवेक से और जिस सद्बुद्धि से उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है उसको मैं बहुत सलाम करता हूँ। और जैसे आपने खुद कहा कि एक धर्म के नाम पर हम वोट बटोरें, ये सही नहीं है, क्योंकि शासन, प्रशासन, सरकार चलती है संविधान, मान मर्यादाओं, कानून के तहत। उसमें किसी का व्यक्तिगत धर्म, जाति, भाषा, लिंग या विचारधाराएं या धारणा उससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी पूरी राजनीति अगर इस पर केंद्रित हो जाए कि हम धार्मिक भावनाओं को आगे बढ़ाकर उनका वोट बटोर लें, तो ये बहुत लंबा चलता नहीं है, और ये इन चुनावों ने इस बार दिखाया है। सर, इंडिया गठबंधन के लिए कहा जा रहा है कि अब चूंकि मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं बड़े गठबंधन की, तो अब उनके टारगेट पर इंडिया गठबंधन के तमाम दल होंगे। तो आपको लगता है आपका कुनबा इंटैक्ट रहेगा या आप लोग उधर से कुछ लाने वाले हैं? देखिए, अभी राजनीति में कभी कुछ परमानेंट नहीं होता, लेकिन मुझे लगता है हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। और पहले भी कोशिश की गई गठबंधन के साथियों को दबाव में लाने की या तोड़फोड़ करने की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। सोनिया गांधी ने भी कहा कि जो नंबर हैं लोकतंत्र में वो मायने रखते हैं, हम लोकसभा में सियासी लड़ाई लड़ेंगे। तो यानी कि आप अभी सरकार बनने का दावा नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए जो कहा खड़गे साहब ने कि सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा क्योंकि मैंडेट मोदी सरकार के खिलाफ है, तो क्या भविष्य में आप उम्मीद रख रहे हैं कि कुछ उधर से लोग इधर भी आ सकते हैं? देखिए, इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पुरानी कहावत है कि उम्मीद तो दुनिया कायम है, और ऐसा नहीं है कि मैं इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद इस बात को बोल रहा हूँ। लेकिन अब धीरे धीरे देखते हैं होता क्या है, क्योंकि अब तक का जो सियासी घटनाक्रम रहा वो हमारे सामने पिछले 5-10 सालों का। अब आगे क्या होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। सर, क्या आपको लगता है कि ये वक्त है, चूँकि सीटें आई हैं, उत्साह है कार्यकर्ताओं में, ये वक्त है संगठन को मजबूत करने का, कुछ बदलाव करने का, युवाओं को आगे लाने का? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जो हमने उदयपुर में डिक्लेरेशन दिया था उसको हमने काफ़ी हद तक लागू भी किया है। उसमें नौजवानों को, पिछड़ों को, महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, सब लोगों को आगे लाने की बात हम करते थे, और ये हमने ऑफिशियली डिक्लेयर किया, और खड़गे साहब ने काफ़ी हद तक उस पर इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। लेकिन जैसा मैं कहा कि जिन राज्यों में हम लोग आज कमज़ोर हैं उसको ताकतवर देने का आज समय है। और विधानसभा चुनाव जब आते हैं, राज्यों में हम लोग अगर जीतेंगे, जैसे हम लोग कर्नाटक जीते, तेलंगाना जीते, हिमाचल जीते, उससे पूरे देश के कार्यकर्ताओं में एक ताकत आई। ऐसी आने वाले समय जो हरियाणा का चुनाव आएगा, महाराष्ट्र का चुनाव आएगा, यहाँ पर अगर हम लोग जीतते हैं और अगर राज्यों में ताकतवर बनते हैं तो उसका जो पॉजिटिव आउटकम है वो पूरे देश के चुनाव में भी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, टीवी 9 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से एक बड़ा अपडेट। केंद्र में 2 मंत्री पद चाहता है शिंदे गुट। शिंदे ने अपने सांसदों के साथ बैठक की है, नए चुने गए सांसदों को सम्मानित किया है, और शिंदे गुट के साथ सांसद चुने जाने के बाद अब वो 2 मंत्री पद चाहते हैं।
चर्चा के बाद दिल्ली रवाना होंगे शिंदे गुट के सांसद। हमारे साथ राजीव सिंह जुड़ गए एक बार फिर। राजीव, शिंदे गुट की तरफ से मांग भी सामने रख दी गई है और दरअसल क्या ये कोशिश भी है कि वो अपने गुट के सांसदों को, विधायकों को एक बड़ा संदेश दें कि उनकी बड़ी भूमिका है अभी आगे इस सरकार में, एनडीए सरकार में, और इसी के तहत वो आगे चुनाव में भी उतरेंगे? देखिए, शिंदे कल ही दिल्ली में थे, देर रात मुंबई पहुंचे और आज उन्होंने सुबह अपने तमाम सांसदों को अपने जो सरकारी निवास है वर्षा बंगले पर बुलाया था। वहां एक बैठक हुई, बैठक में सारे सांसदों के साथ में बैठक हुई। दूसरी जो पार्टी के बड़े नेता थे उनको बुलाया गया था और सूत्रों के हवाले से इस तरह की जानकारी है कि 2 मंत्री पद चाहते हैं। मोदी 3.0 जो मंत्रिमंडल बनेगा, मोदी कैबिनेट जो बनेगी उसमें 2 मंत्री पद चाहते हैं, लेकिन दोनों मंत्री पद कैबिनेट स्तर के हों या फिर एक राज्य स्तर का मंत्री पद की मांग की जाए, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन 2 मंत्री पद चाहते हैं क्योंकि उनका एक तर्क ये भी है कि अगर जेडीयू 12 सांसदों के साथ में अगर 3 मंत्री पद चाह रही है तो उनके तो 7 सांसद हैं, उन्हें कम से कम 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी किस तरह से इस चीज को की बार्गेनिंग करेगी, क्योंकि राज्य में यहाँ पर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो है उन्हें बड़े भाई की भूमिका दी गई है। कम विधायक होते हुए भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया गया था, तो बीजेपी इस चीज को किस तरह से टैकल करती है वो भी देखना होगा। फिलहाल 2 मंत्री पद जरूर चाहते हैं क्योंकि उनका एक तर्क है कि जेडीयू अगर 3 मंत्री पद चाहती है तो शिवसेना के भी 7 सांसद है, उन्हें कम से कम 2 मंत्री पद दिया जाए, एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद का। जी हाँ, बहुत शुक्रिया राजीव। तो मांग सामने रखी जा रही है, हर कोई अपने रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, अपने सांसदों के हिसाब से अपना प्रतिनिधित्व चाहता है केंद्र सरकार में। सबकी मांगें सामने रखी जा रही हैं, लेकिन बीजेपी के सूत्र ये कह रहे हैं कि नहीं, इन तमाम मांगों को जो इससे पहले जिस तरह का प्रेसिडेंट रहा है, जिस तरह से पहले प्रतिनिधित्व दिया जाता रहा है, उसी तरह से प्रतिनिधित्व देंगे। कल दिल्ली में एनडीए सांसदों की अहम बैठक है। नरेंद्र मोदी चुने गए एनडीए के नेता होंगे। 9 जून को शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 जून शाम 6 बजे शपथ ग्रहण होगा। तो कल एनडीए सांसदों की बैठक होगी और इसी के लिए तमाम सांसद अलग अलग राज्यों से दिल्ली पहुंच रहे हैं। 9 जून को शाम 6 बजे होगा शपथ ग्रहण नई सरकार का। और अब आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं राष्ट्रपति भवन से, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। 9 जून शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा नई सरकार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर शपथ लेंगे और ऐसे में तैयारियां किस तरह से चल रही हैं राष्ट्रपति भवन में, वो तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। जानकारी मिल रही है कि यहाँ तैयारी अब जोर शोर से की जा रही है। 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। इसके लिए जो निमंत्रण पत्र हैं वो भी भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो देखिए, तैयारी हो रही है और उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि किस तरह से तैयारी की जा रही है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और 9 जून शाम 6 बजे होगा मोदी सरकार का शपथ ग्रहण, मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण 9 जून को शाम 6 बजे, जिसकी तैयारियां अब जोर शोर से की जा रही हैं। इसी वजह से कल तमाम एनडीए सांसद भी यहां पहुंच रहे हैं। एनडीए सांसदों की अहम बैठक होगी। घटक दलों के साथ पहले ही बैठक की जा चुकी है।